साथियों, द पीपल्स करंट पे आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र अभी शुरू हुआ है, बजट भी पेश हो गया है, लेकिन बजट सत्र के पहले दिन जब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के संयुक्त सभागृह के सामने अपना भाषण रखा, तो उस भाषण को लेकर कुछ विवाद छिड़ा। तो इस विषय को लेकर हम आज इस संदर्भ में बात कर रहे हैं, और बात इसलिए भी कर रहे हैं कि देश के राष्ट्रपतियों ने जो एक अहम परंपरा निर्माण की है, उस परंपरा की शुरुआत बहुत सारे राष्ट्रपतियों ने की है, लेकिन एक अलग से हटके जो परंपरा यहां पर निर्माण की गई है वो डॉक्टर के.आर. नारायणन जब 1997 में देश के राष्ट्रपति बने और 2002 तक वो देश के राष्ट्रपति बने रहे। तो उनके दरमियान क्या रहा राष्ट्रपति की गरिमा का एक अहम अंग, वो भी बात हम पेश करेंगे। आप देखिएगा कि संसद का बजट सत्र शुरू होते ही देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के संयुक्त सदन को संबोधित किया। परंपरा के अनुसार इस बार भी राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा लिखा गया भाषण दिया। संसद सत्र को संबोधित करने के तुरंत बाद पहले दिन का सत्र दूसरे दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब पत्रकारों ने संसद के विपक्षी नेताओं से राष्ट्रपति के भाषण के बारे में पूछा, तो विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह बोरिंग और बेचारीन शब्दों का प्रयोग किया गया, और इससे हलचल मच गई। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को विपक्षी दल के नेता और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया, इससे आक्रामक रवैया अपनाया। हालांकि देश भूला नहीं है कि किस तरह सत्ताधारी दल ने भी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बार बार अपमान किया है। यह बात देश की जनता को संज्ञान में आ चुके। संसद भवन का उद्घाटन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी का निमंत्रित नहीं किया गया। देश में राम मंदिर को निर्माण के बाद जब प्रतिष्ठापना समारोह हुआ, तो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को प्रतिष्ठापना समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू जी का कार्यकाल विपक्ष की तरफ से भी विवादित रहा है। उन्होंने किसी अन्य अवसर पर अपनी बात नहीं कही। मणिपुर के आदिवासियों के बीच जिस तरह की हिंसा हो रही थी और जिस तरह से राष्ट्रपति मुर्मू जी मणिपुर मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोलते, उससे लेकर भी विपक्ष ने इससे पहले आलोचना की थी। और इसी बात को लेकर, जिसका मतलब है कि राष्ट्रपति का पद संभालने वाला व्यक्ति देश का नागरिक है, राष्ट्रपति पद देश का सर्वोच्च पद है, इसलिए जिस तरह विपक्ष को इस पद पर आसीन व्यक्ति के जाति के आधार पर देखने का नजरिया को त्यागना होगा, उसी तरह सत्तारूढ़ दलों को भी यह नजरिया विकसित करना होगा। जब हम इतिहास में जाते हैं कि जब डॉक्टर के.आर. नारायणन इस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो उन्हें कुल मतों का 95% वोट मिला था। तत्कालीन भाजपा गठबंधन के द्वारा टी.एन. शेषन, जो तत्कालीन सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको ही एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया था। बेशक उस समय विपक्षी दलों समेत कई दलों ने के.आर. नारायणन का समर्थन किया था, कई पक्ष शामिल थे, इसलिए डॉक्टर के.आर. नारायणन आसानी से चुने गए। लेकिन टी.एन. शेषन ने उनके चुन के आते ही विशेष टिप्पणी की थी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि डॉक्टर के.आर. नारायणन को राष्ट्रपति पद पर केवल इसलिए चुना गया क्योंकि वह दलित थे। अर्थात उनकी प्रतिक्रिया में विशेष मानसिकता छुपी हुई थी। यह बात देश से छिपी नहीं। देश को आज भी उन पर गर्व है, क्योंकि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन रहे, उनके कार्य ने देश के नागरिकों को अपने अधिकारों का एहसास दिलाया। देश का हर नागरिक आज भी उनकी उपलब्धियों के लिए कृतज्ञ है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में टी.एन. शेषन की हार के बाद उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह एक विशिष्ट दृष्टिकोण पर आधारित थी। राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन न केवल एक दलित व्यक्तित्व थे, बल्कि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति भी थे, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई भी की थी। IFS यानी भारतीय विदेश सेवा में चयनित भी हुए थे। उन्होंने दुनिया के कई देशों में राजदूत के तौर पे कार्य किया, लेकिन खासकर चीन और अमेरिका में राजदूत के तौर पर उन्होंने जो काम किया, उसको देश आज भी याद करता है। उन्होंने बहुत प्रभावी राजदूत के तौर पर काम किया था, इसलिए खुद पंडित नेहरू उन्हें देश का सबसे अच्छा राजदूत मानते थे। राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन का कार्यकाल आज भी देश के सर्वश्रेष्ठ कार्यकालों में से एक माना जाता है, जिसने देश और लोकतंत्र को बहुत कुछ दिया। डॉक्टर के.आर. नारायणन ने खुद को कार्यकारी अध्यक्ष या वर्किंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था, राष्ट्रपति का पद सिर्फ रबर स्टैंप नहीं हो सकता,
पद पर रहते हुए उन्होंने मतदान केंद्र के सामने लाइन में खड़े होकर मतदान भी किया और इस तरह से मतदान करने वाले वे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय संसद सर्वाधिक अस्थिर भी रही। 2 बार संसद भंग करनी पड़ी उन्हें तथा 2 प्रधानमंत्रियों का चयन भी करना पड़ा। 28 नवंबर 1997 को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने गुजराल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद गुजराल सरकार ने संसद भंग करने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन सभी दलों से परामर्श के बाद जब के.आर. नारायणन को महसूस हुआ कि राष्ट्रपति के रूप में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिखा, तो उन्होंने आय के गुजराल सरकार ने जो संसद भंग करने की सिफारिश की थी उसका स्वीकार कर लिया। मार्च 1998 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन उस समय राष्ट्रपति नारायणन ने उनसे सभी समर्थक दलों की हस्ताक्षरित सूची प्रस्तुत करने को कहा। राष्ट्रपति के निर्देशानुसार अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्षी दलों के समर्थन से अपना दावा प्रस्तुत किया, जिस पर एडीएमके की तत्कालीन अध्यक्ष जयललिता ने भी हस्ताक्षर किए हुए थे। लेकिन उन्हीं जयललिता ने 19 अप्रैल 1999 को सीधे राष्ट्रपति को पत्र भेजकर एडीएमके का समर्थन वापसी पत्र राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। जयललिता द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद 13 महीने बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, लेकिन तब भी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर के.आर. नारायणन को चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों से विचार विमर्श किया, लेकिन कोई भी दल बहुमत जुटाता नजर नहीं आया, तो उन्होंने पुनः संसद को भंग कर दिया और उसकी सिफारिश को लागू किया तथा 13 महीने में देश में पुनः लोकसभा के चुनाव हुए। डॉक्टर के.आर. नारायणन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 2 राज्य सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया था। इनमें से पहला निर्णय 22 अक्टूबर 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा राज्य सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय था। दूसरा फैसला तब हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी खुद प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने 25 सितंबर 1998 को बिहार की राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इन दोनों मामलों में संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि डॉक्टर के.आर. नारायणन ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडल से इन दोनों सरकारों के संदर्भ में प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की अपील की और राष्ट्रपति नारायण की तरफ से जो आग्रह किया गया उन्हें दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडलों द्वारा भी सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध भी राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के कार्यकाल में हुआ था, जिसमें उन्होंने तत्कालीन वाजपेयी सरकार को कुछ सुझाव भी दिए थे। अपने कार्यकाल के अंत में यानी 2002 में यह ऐतिहासिक तथ्य है कि वाजपेयी सरकार से उन्होंने पत्राचार किया था और पत्राचार के माध्यम से सरकार को कुछ निर्देश दिए थे और उस निर्देश के तहत ही खासतौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजधर्म के पालन के बारे में भी निर्देश दिए थे। ये जिस प्रकार नारायणन ने राजनीतिक रूप से राष्ट्रपति पद की गरिमा स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी प्रकार उन्होंने सामाजिक रूप से भी बहुत सख्त रुख अपनाया। दलित आदिवासी के संवैधानिक अधिकार मानव अधिकार के रूप में दिए गए हैं। उन्होंने कई बार अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त की थी कि उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं वे सरकार द्वारा किया गया दान नहीं है। संक्षेप में कहें तो राष्ट्रपति के.आर. नारायणन दलितों, आदिवासी अल्पसंख्यकों, ओबीसी, खेतिहर मजदूरों, किसानों, छोटे किसानों और आदिवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी सरकार को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बेशक राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के सामाजिक जीवन या उसके सामाजिक अभिविन्यास को छिपाने के लिए इसके बाद कोई भी सरकार ऐसा करने में विफल नहीं रही। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन का अत्यंत विवेकपूर्ण कार्यकाल देश की पृष्ठभूमि में इतिहास बनकर न रह जाए, इसलिए उनकी कार्यशैली को मिटाने के तमाम प्रयास आक्रामक तरीके से किए गए, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ही की थी। धन्यवाद। ये केवल तुलना मात्र नहीं है, तो देश के राष्ट्रपति पद की जो गरिमा जिस तरह से इस देश में बनाई गई, उस गरिमा को धीरे धीरे हमारे सरकारों ने ही नजरअंदाज कर दिया और वो इतिहास को
नजरअंदाज कर उस इतिहास को, जो लोकतंत्र की मजबूती की ओर बढ़ रहा था, उसे विस्मृति में ले जाने की कोशिश की। हालांकि इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र में किसी भी लोकतंत्र की पूरक चीजों को छिपाने का परिणाम क्या होता है, यह भी हम आज देख रहे हैं। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।